सविनय अवज्ञा आंदोलन जब थमा तो भारतीय राष्ट्रवादियों के आमने ना एक बड़ा सवाल आ गया कि भाई अब आगे क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। हाँ, देखिए मोटे तौर पर देखें तो तीन मुख्य विचार उभर कर आए। पहला तो वो गांधीवादी रास्ता था जो हम जानते हैं, रचनात्मक कामों पर जोर देना। अच्छा, जैसे गांव में जाना, खादी, चरखा या फिर शिक्षा, छुआछूत मिटाना, इस तरह के काम, मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को मजबूत करना। समझ गया। और दूसरा नजरिया, वो तो शायद इससे काफी अलग था, है ना, कुछ परिषदों और चुनावों की तरफ जाने वाला। हाँ बिल्कुल। दूसरा विचार ये था कि संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाए, मतलब केंद्रीय विधानमंडल के चुनावों में हिस्सा लिया जाए। लेकिन क्यों, जब आंदोलन रुका ही था? हाँ, तो जो इसके समर्थक थे उनका तर्क था कि भाई जब कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं चल रहा है, हाँ। तो ये चुनाव वगैरह ये लोगों का मतलब मोराल बनाए रखेंगे, एक राजनीतिक सरगर्मी बनी रहेगी, खालीपन नहीं आएगा। दिलचस्प। मतलब वो ये नहीं कहने थे कि हमें अंग्रेजी राज के संविधान पर पूरा भरोसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना था कि ये मतलब संवैधानिक राजनीति में कोई आस्था जताना नहीं है। अच्छा। बल्कि इसको एक और मोर्चे की तरह इस्तेमाल करना है, परिषदों में जाकर अपनी बात रखना, सरकार की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करना और जनता को अगले बड़े संघर्ष के लिए तैयार भी करते रहना। उन्हें लगता था कि परिषदों में अगर हमारी दमदार मौजूदगी होगी ना, तो कांग्रेस की साख बढ़ेगी और ये भी आंदोलन का ही एक रूप होगा एक तरह से। यानी रचनात्मक कार्य एक तरफ और परिषद प्रवेश दूसरी तरफ, ये दो मुख्य रास्ते देखें। लेकिन क्या कोई ऐसा भी था जो इन दोनों से ही सहमत नहीं था, कोई तीसरा खेमा? बिल्कुल, एक तीसरी और काफी आप कह सकती हैं मुखर धारा थी। वो थी कांग्रेस के अंदर की वामपंथी सोच। अच्छा, लेफ्ट विंग। हाँ, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और नेहरू इन दोनों ही रास्तों के, मतलब रचनात्मक कार्य और परिषद प्रवेश, दोनों के ही आलोचक थे। क्यों, उन्हें क्या दिक्कत थी? उन्हें लगता था कि ये दोनों तरीके ना असल मुद्दे से ध्यान भटका देंगे। असल मुद्दा यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई, राजनीतिक जन कार्रवाई। उनका मानना था कि इन कामों में लगकर हम उस बड़े संघर्ष से हट जाएंगे। नेहरू का नजरिया तो हमेशा थोड़ा रेडिकल रहा है ना? उन्होंने तो समाजवाद की बात भी की थी शायद इसी संदर्भ में। हाँ बिल्कुल, नेहरू ने साफ कहा भी था कि भारतीय लोगों के सामने दुनिया के लोगों की तरह ही मूल लक्ष्य पूंजीवाद का उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना है। वो सिर्फ रचनात्मक कार्य या परिषद प्रवेश के ही खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो संघर्ष विराम संघर्ष वाली रणनीति थी, एसटीएस। हाँ, एसटीएस, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, वो उससे भी असहमत थे। ये एसटीएस रणनीति क्या थी, जरा इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, एसटीएस का सिद्धांत ये था कि कोई भी जन आंदोलन लगातार, मतलब नॉन स्टॉप नहीं चल सकता। हाँ, ये तो है। तो एक बड़े संघर्ष के दौर के बाद एक विराम का, एक ट्रूस का दौर आना जरूरी है। इस ब्रेक में क्या होगा कि जनता अपनी थकान मिटा सकेगी, दोबारा संगठित हो सकेगी, अगले दौर के संघर्ष के लिए तैयार हो सकेगी और साथ ही सरकार को भी थोड़ा सोचने का, शायद कुछ रियायतें देने का मौका मिल जाएगा। ये एक तरह से सांस लेने की रणनीति थी। ओके। और नेहरू को लगता है ना कि इस विराम की, इस ट्रूस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही। नेहरू ने एसटीएस की जगह संघर्ष विजय, मतलब स्ट्रगल विक्ट्री या एसवी का नारा दिया। अच्छा। उनका मानना था कि संघर्ष तो लगातार चलना चाहिए भाई, जब तक पूरी जीत न मिल जाए। बीच में रुकना या समझौता करना वो संघर्ष की धार को कुंद कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। तो ये तीन काफी अलग अलग विचार हो गए, गांधीवादी रचनात्मक कार्य, परिषद प्रवेश का संवैधानिक रास्ता और फिर नेहरू का ये निरंतर संघर्ष वाला वामपंथी नजरिया। इनमें से आखिर किस पर सहमति बनी, रास्ता कौन सा चुना गया? देखिए, काफी बहस मुबाहिसे के बाद आखिरकार परिषद प्रवेश का रास्ता ही चुना गया। मई 1934 में पटना में AICC, मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और वहां कांग्रेस के झंडे तले चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड बना दिया गया। और इसका कुछ असर भी हुआ? हाँ, असर तो दिखा। नवंबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस ने भारतीयों के लिए जो 75 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से 45 जीत लीं। अरे वाह! हाँ, उस माहौल में ये एक बड़ी कामयाबी मानी गई। तो एक तरफ तो कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही थी, चुनाव भी जीत रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भी अपनी चालें चल रही होंगी। बिल्कुल। इसी दौरान 1932 में वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था ना,
जिसमें कांग्रेस फिर शामिल नहीं हुई थी। हाँ, नहीं हुई थी। और कहते हैं कि इन्हीं सब चर्चाओं का नतीजा था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कानून बहुत बहुत अहम माना जाता है ना। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत और आगे के लिए प्रभावशाली कानून था। हालांकि उस वक्त इसे राष्ट्रवादियों ने खारिज कर दिया था, लेकिन इसने कहीं ना कहीं आगे भारतीय संविधान की नींव रखने में भी भूमिका निभाई। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी बात थी एक अखिल भारतीय महासंघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो देसी रियासतें थीं, दोनों को शामिल करने की बात थी। लेकिन ये फेडरेशन तो कभी बना ही नहीं जाता, मुझे याद है। इसमें कुछ पेच था शायद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कभी हकीकत नहीं बन पाया। इसके बनने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी, खासकर रियासतों के शामिल होने को लेकर। क्या शर्तें थी? कि भाई कम से कम इतनी रियासतें जिनकी कुल आबादी इतनी हो, वो शामिल होने को राजी हो। और ये शर्तें कभी पूरी नहीं हो पाईं। ज्यादातर जो राजे रजवाड़े थे वो अपनी स्वायत्तता छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार का जो ढांचा था वो काफी हद तक 1919 वाले एक्ट के हिसाब से ही चलता रहा 1946 तक। तो फिर इस एक्ट में संघीय यानी केंद्रीय स्तर पर क्या खास बदलाव थे, अगर फेडरेशन असल में बना ही नहीं? देखिए, भले ही फेडरेशन ना बना हो, एक्ट में केंद्र के लिए जो ढांचा प्रस्तावित था वो गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। अच्छा। वही पूरे संविधान का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु था। प्रशासन के जो विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, उनको दो हिस्सों में बांटा गया, आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित। ये क्या थे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड? जो अहम विषय थे जैसे रक्षा, विदेश मामले, कबायली इलाके, ये सब आरक्षित थे, मतलब सीधे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में। वो अपने सलाहकारों की मदद से इन्हें देखता था। और ट्रांसफर्ड वाले? बाकी जो विषय थे वो हस्तांतरित थे। इन पर गवर्नर जनरल को भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। क्या? गवर्नर जनरल के पास कई विशेष जिम्मेदारियां थीं, जैसे भारत की सुरक्षा, शांति बनाए रखना, अल्पसंख्यकों के हित, सिविल सर्वेंट्स के अधिकार, ब्रिटिश व्यापारिक हित वगैरह वगैरह। तो इन विशेष जिम्मेदारियों के नाम पर वो मंत्रियों की सलाह को अनदेखा कर सकता था, अपने व्यक्तिगत फैसले ले सकता था। मतलब असली ताकत उसी के पास थी, चाबी उसी के हाथ में थी। समझ गया। और केंद्रीय विधायिका, लेजिस्लेचर, उसमें क्या था? उसमें 2 सदन बनाने का प्रस्ताव था। एक उच्च सदन, राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक निचला सदन, संघीय सभा या फेडरल असेंबली। जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है। हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ, पर एक दिलचस्प बात यह थी कि उच्च सदन के लिए तो सीधा चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन होना था, लेकिन निचले सदन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये तो उल्टा है आज से। हाँ, बिल्कुल। और शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। ये सिस्टम तो आज भी हमारे संविधान में है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ भी सीमाएं थीं, जैसे निचला सदन यानी संघीय सभा मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो ला सकती थी, पर उच्च सदन यानी राज्य परिषद नहीं। अच्छा, और कुछ खास बातें केंद्रीय स्तर पर इस एक्ट की जो ध्यान देने लायक हों? हाँ, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं और विवादास्पद भी। एक वो जो पहले से चला आ रहा था, पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, धर्म और वर्ग के आधार पर अलग वोटिंग। बिल्कुल, उसको इस एक्ट ने और ज्यादा बढ़ा दिया। इसे राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक माना गया। और दूसरी बात, बजट का करीब 80% हिस्सा ऐसा था जिस पर विधायिका वोट ही नहीं कर सकती थी, वो नॉन वोटेबल था। 80%? हाँ, और जो बची कुची शक्तियां थीं, मतलब रेजिड्यूरी पावर्स, वो भी गवर्नर जनरल के ही पास थीं। तो कुल मिलाकर देखें तो केंद्र में भारतीयों के हाथ में बहुत कम असली शक्ति दी गई थी, सब दिखावा ज्यादा था। ये तो केंद्र की बात हुई, लेकिन इस एक्ट का दूसरा बड़ा हिस्सा जिसके बारे में काफी सुना जाता है, वो प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से जुड़ा था। सुनने में तो ये बड़ा कदम लगता है, प्रांतों को आजादी। इसने प्रांतों में 1919 के एक्ट से जो द्वैध शासन यानी डायरकी की व्यवस्था चली आ रही थी, उसे खत्म कर दिया। ये द्वैध शासन क्या था संक्षिप्त में? द्वैध शासन में प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों के हवाले थे जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थे, और कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त और कानून व्यवस्था
वो गवर्नर के कंट्रोल में थे, जिन पर मंत्रियों का कोई खास अधिकार नहीं था। अच्छा, तो इसे खत्म किया गया। हाँ, इसे खत्म किया गया और कहा गया कि अब प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी, उनकी अपनी अलग कानूनी पहचान होगी और वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन होंगे, ना कि गवर्नर जनरल और भारत सचिव के। उन्हें अपने वित्तीय अधिकार मतलब पैसे और संसाधन वगैरह भी दिए गए। वो चाहे तो कर्जा भी ले सकते थे। सुनने में तो ये वाकई काफी अच्छा लग रहा है। फिर इसमें क्या दिक्कत थी? क्या यहाँ भी कोई किंतु परंतु था? जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल था, वैसे प्रांतों में गवर्नर की क्या भूमिका थी? बिल्कुल, यही असली पेंच था। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल का बोलबाला था, वैसे ही प्रांतों में गवर्नर का। अच्छा, कैसे? देखिए, प्रांतीय स्तर पर गवर्नर जो था वो क्राउन का प्रतिनिधि था और उसके पास बहुत ज्यादा विशेष शक्तियां थीं। फिर से विशेष शक्तियां? हाँ, वो अल्पसंख्यकों के हितों, सिविल सेवकों के अधिकारों, कानून व्यवस्था, ब्रिटिश व्यापारिक हितों, ऐसे कई मामलों में मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। वो अपने विवेक से काम कर सकता था। वो किसी भी कानून को रोक सकता था, वीटो कर सकता था, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। और सबसे बड़ी बात क्या? सबसे बड़ी बात ये कि अगर गवर्नर को लगता कि प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, तो वो पूरी प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करके सारा शासन अपने हाथ में ले सकता था। अरे बाप रे, मतलब पूरी मिनिस्ट्री को हटा सकता था? हाँ, और वो भी अनिश्चित काल के लिए, मतलब जब तक उसे ठीक ना लगे तब तक गवर्नर राज चला सकता था। तो फिर ये प्रांतीय स्वायत्तता किस बात की हुई? ये तो बस नाम की रह गई। काफी हद तक हाँ, कुछ सकारात्मक बातें थीं, जैसे प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव अब सीधे होने थे। मताधिकार का थोड़ा विस्तार भी किया गया था। पहले से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार मिला। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वोटिंग राइट्स मिले। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बातें थी। और एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद भी बननी थी, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती। थ्योरी में ये सब था, लेकिन गवर्नर की जो असीमित शक्तियां थीं, वो इस पूरी व्यवस्था पर एक तलवार की तरह लटकती रहती थी। और प्रांतीय बजट का भी करीब 40% हिस्सा ऐसा था जो नॉन वोटेबल था, जिस पर विधायक बहस तो कर सकते थे पर वोट नहीं दे सकते थे। तो कुल मिलाकर इस 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन क्या था? राष्ट्रवादियों ने इसे कैसे देखा? क्या कहा उन्होंने? देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, इसमें कुछ सुधार तो थे, जैसे द्वैत शासन का अंत हुआ, सीधे चुनाव आए, मताधिकार थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये सब ऊपरी बातें थीं। जो गवर्नर जनरल और गवर्नरों को सुरक्षा उपायों और विशेष जिम्मेदारियों के नाम पर असीमित शक्तियां दी गई थीं, वो असल में लोकतंत्र का गला घोटने वाली थीं। सही। फिर मताधिकार बहुत सीमित था। ब्रिटिश भारत की सिर्फ 14% आबादी को वोट का अधिकार मिला था। और सबसे बढ़कर वो जो पृथक निर्वाचक मंडल थे, उनको और ज्यादा फैला दिया गया। इसने अलगाववादी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया, जिसका दुखद अंत हम सब जानते हैं, भारत के विभाजन में हुआ। हाँ। और ये एक बहुत कठोर संविधान था। इसमें अंदर से विकास की, बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इसमें अगर कोई संशोधन करना हो तो उसका अधिकार सिर्फ लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद के पास था। भारतीय इसमें खुद कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए राष्ट्रवादियों ने इसे खारिज कर दिया। बिल्कुल, इसीलिए लगभग सभी राष्ट्रवादी वर्गों ने इसकी कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने तो इसे सर्वसम्मति से पूरी तरह से खारिज कर दिया, कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। इसके पीछे अंग्रेजों की कोई गहरी रणनीति थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान? हाँ, बिल्कुल थी। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो अंग्रेज ये समझ चुके थे कि सिर्फ दमन से काम नहीं चलेगा। जैसा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्रूरता से दमन किया था, हाँ। उन्हें पता था कि राष्ट्रवाद की भावना को ऐसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। तो उनकी रणनीति बदली। अब रणनीति थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करो, उसमें फूट डालो। कैसे? इन सुधारों का एक मकसद था कि जो उदारवादी और नरमपंथी नेता थे, जो शायद जन आंदोलनों से थोड़े अलग हो गए थे, उन्हें वापस सिस्टम में लाया जाए, उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत की जाए। अच्छा, मतलब जो लोग संवैधानिक तरीकों में ज्यादा विश्वास रखते थे। हाँ, और फिर गाजर और छड़ी वाली नीति अपनाई गई। पहले सविनय अवज्ञा में दमन किया, वो थी छड़ी, और अब ये 1935 के सुधारों का लॉलीपॉप दिया, ये थी गाजर। उन्हें उम्मीद थी कि इन सुधारों से कांग्रेस के एक बड़े हिस्से को, शायद जो थोड़े नरम रुख वाले थे, उन्हें ये यकीन दिलाया जा सकेगा कि भाई व्यवस्था के बाहर रहकर संघर्ष करना बेकार है,
सिस्टम में आऊं, थोड़ी बहुत पावर मिलेगी। और एक बार सत्ता का स्वाद लग गया तो? हाँ, यही कि एक बार जब कांग्रेसी नेता प्रांतों में मंत्री बन जाएंगे, सत्ता का स्वाद चख लेंगे, तो वो शायद दोबारा जेल जाने और त्याग करने वाली बलिदान की राजनीति में लौटने से हिचकिचाएंगे। कुर्सी का मोह लग जाएगा। और कांग्रेस के अंदर फूट डालने की कोशिश भी थी इसमें? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू था। सुधारों के जरिए कांग्रेस के दक्षिणपंथी, मतलब जो थोड़े नरम या राइट विंग नेता थे, उनको लुभाना, और दूसरी तरफ जो वामपंथी, जो ज्यादा रेडिकल थे, जैसे नेहरू, बोस, समाजवादी, उनको पुलिसिया कार्रवाई से दमन से कुचलना। अच्छा। डिवाइड एंड रूल का ही एक रूप हुआ ये तो, बिल्कुल। और प्रांतीय स्वायत्तता का एक और छुपा हुआ मकसद ये भी हो सकता है कि इससे शक्तिशाली प्रांतीय नेता उभरेंगे, जो केंद्र के बजाय अपने अपने प्रांतों पर ज्यादा ध्यान देंगे। उनकी लॉयल्टी अपने प्रांत से ज्यादा होगी। इससे क्या होगा कि कांग्रेस के भीतर एक मजबूत केंद्रीकृत नेतृत्व के बजाय शक्ति के कई छोटे छोटे केंद्र बन जाएंगे और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान हो जाएगा। तो ये थी अंग्रेजों की चाल। काफी शातिर। लेकिन जैसा आपने कहा, राष्ट्रवादियों ने तो इससे सिरे से खारिज ही कर दिया। हाँ, कर दिया। फिर भी इसके बाद एक और बहस शुरू हुई कि चुनाव लड़ा जाए या नहीं और सरकार बनाई जाए या नहीं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? जब एक्ट ही खारिज कर दिया तो चुनाव क्यों लड़े? हाँ, ये दूसरी बड़ी बहस थी कांग्रेस के अंदर, और काफी दिलचस्प भी। एक्ट को तो सबने खारिज कर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठा कि अब आगे क्या करें? क्या इस खारिज किए हुए एक्ट के तहत जो प्रांतीय चुनाव होने वाले हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए? और अगर हिस्सा लें और जीत जाएं, तो क्या सरकार बनानी चाहिए? मतलब पद स्वीकार करना चाहिए या नहीं? मिनिस्टर्स बनना चाहिए या नहीं? इस पर कांग्रेस के भीतर फिर से जोरदार मतभेद हो गए। अच्छा, इस बार कौन किस तरफ था? पिछली बार तो नेहरू रचनात्मक कार्य और परिषद प्रवेश दोनों के खिलाफ थे। हाँ, इस बार भी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस के समाजवादी और कम्युनिस्ट धड़े थे, वो सब पद स्वीकार करने के सख्त खिलाफ थे। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क सीधा था कि भाई, जब हमने एक्ट को ही खारिज कर दिया है तो उसके तहत मंत्री बनना तो हमारे अपने स्टैंड के खिलाफ जाएगा। ये तो ब्रिटिश ढांचे को एक तरह से वैधता देने जैसा हो जाएगा। हम खुद ही अपनी बात काट देंगे। तो फिर वो क्या चाहते थे? उनका सुझाव था कि चुनाव लड़ो, परिषदों में जाओ, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए। सरकार बनाने से साफ इनकार कर दो और अंदर रहकर एक्ट के काम में इतनी बाधा डालो कि वो चल ही ना पाए, उसे असफल साबित कर दो दुनिया के सामने। ये भी एक रणनीति थी। और जो पद स्वीकार करने के पक्ष में थे, उनका क्या कहना था? वो क्यों चाहते थे मंत्री बनना? उनका तर्क थोड़ा अलग था। वो कहते थे कि देखो, हम भी एक्ट का विरोध करते हैं, ये बात सही है, लेकिन चुनाव जीतकर सत्ता में आना ये एक अल्पकालिक रणनीति हो सकती है। कैसे? उनका मानना था कि सत्ता में रहकर हम जनता के हित में कुछ ठोस काम कर सकते हैं, जैसे किसानों को कुछ राहत दे सकते हैं, जो राजनीतिक कैदी जेलों में बंद हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही अंग्रेजी ढांचे की जो सीमाएं हैं, जो उसकी असलियत है, उसे अंदर से बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं, जनता को दिखा सकते हैं कि देखो हमें कितनी कम पावर मिली है। अच्छा। उनका ये भी मानना था कि अगर हम चुनाव जीतकर भी सरकार नहीं बनाएंगे तो मैदान खाली रह जाएगा और फिर वो जगह प्रतिक्रियावादी ताकतें या अंग्रेजों के पिट्ठू लोग भर देंगे जो जनता का भला नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम खुद वहां जाएं। ये भी एक दमदार तर्क लगता है इस अहम बहस पर। गांधी जी का क्या विचार था? वो किस तरफ थे? देखिए, गांधी जी शुरू में पद स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की जो बैठकें हुई उनमें उन्होंने इसका विरोध किया था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे शायद 1936 की शुरुआत तक आते आते वो मान गए। वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, कांग्रेस मंत्रालयों के गठन का एक प्रयोग करके देखना चाहिए। क्यों मान गए वो? शायद उन्हें लगा हो कि इससे जो रचनात्मक कार्य वो करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार में रहकर शायद खादी, ग्रामोद्योग, शिक्षा वगैरह पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। और शायद ये भी लगा हो कि इससे कांग्रेस जनता से और करीब से जुड़ पाएगी, उनकी समस्याएं समझ पाएगी। तो वो मान गए कि चलो एक मौका देते हैं। तो गांधी जी के मानने के बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का फैसला कर लिया। हाँ, आखिरकार यही तय हुआ कि चुनाव लड़े जाएंगे और अगर बहुमत मिला तो सरकार भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो फिर चुनाव हुए? हाँ, चुनाव हुए। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा,
संयुक्त प्रांत, आज का यूपी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध, इन सब में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। और क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1935 के एक्ट को स्वीकार कर लिया था या अभी भी विरोध जारी था? नहीं, स्वीकार तो कतई नहीं किया। कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र था वो बहुत स्पष्ट था। उसमें 1935 के अधिनियम को पूरी तरह खारिज करने की बात साफ साफ दोहराई गई थी। अच्छा। ये कहा गया था कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें ये एक्ट पसंद है। हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि इस एक्ट को ही खत्म कर सकें, इसे चुनौती दे सकें। ये हमारी लड़ाई का एक हिस्सा है, एक्ट को स्वीकारना नहीं। समझ गया। और नतीजा क्या रहा इन चुनावों का? कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या उन्हें बहुमत मिला? कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा, मतलब जबरदस्त प्रदर्शन किया। सच में? हाँ, उसने चुनाव में लड़ी गई कुल 1161 सीटों में से 716 पर जीत हासिल की। ये बहुत बड़ी जीत थी। वाह। बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और NWFP को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में उसे साफ बहुमत मिला, जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे। इन सब जगह कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। ये तो वाकई जबरदस्त था। हाँ, ये कांग्रेस की जबरदस्त लोकप्रियता और उसकी संगठनात्मक ताकत का सबूत था। इसने अंग्रेजों को भी चौंका दिया था। उन्हें शायद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब रुका तो एक अनिश्चितता का दौर आया, जिसने रणनीति पर एक गहरी बहस छेड़ी कि गांधी जी का रचनात्मक कार्य करें या परिषदों में जाएं या फिर नेहरू का निरंतर संघर्ष का रास्ता अपनाएं। हाँ, 3 रास्ते थे। अंततः परिषद प्रवेश का रास्ता चुना गया। फिर आया वो 1935 का जटिल अधिनियम, जिसने कागज पर तो प्रांतीय स्वायत्तता दी, लेकिन असल कंट्रोल गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में रखा। बिल्कुल, जिसे राष्ट्रवादियों ने सिरे से खारिज कर दिया। और हमने अंग्रेजों की उस रणनीति को भी समझने की कोशिश की, जिसका मकसद इन सुधारों के जरिए आंदोलन को कमजोर करना और उसमें फूट डालना था। हाँ, वो गाजर और छड़ी वाली रणनीति। और आखिर में अधिनियम को खारिज करने के बावजूद कांग्रेस ने चुनाव लड़ने और प्रांतीय सरकारों में भाग लेने का एक विवादास्पद लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। हाँ, और उसमें उसे भारी सफलता भी मिली। इस फैसले ने और इन चुनावों के नतीजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगले अध्याय की भूमिका तैयार की। वाकई ये पूरा दौर कश्मकश, बहस और रणनीतिक दांवपेच से भरा हुआ था। बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, एक सवाल मन में आता है। क्या? कि अगर, सोचिए, अगर कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम के तहत वो पद स्वीकार ना करने का फैसला किया होता, जैसा नेहरू और बोस चाहते थे, तो क्या होता? स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता शायद कुछ अलग होता। हो सकता है। क्या प्रांतीय सरकारों में काम करने का जो अनुभव मिला कांग्रेस को, उसने बाद में जब आज़ादी मिली तो शासन चलाने में मदद की, जैसा कुछ लोग मानते हैं? या फिर जैसा कि वामपंथी आलोचकों का डर था कि कहीं इस सत्ता के अनुभव ने संघर्ष की धार को थोड़ा कुंद तो नहीं कर दिया, कहीं इसने ब्रिटिश रणनीति को अनजाने में सफल होने में मदद तो नहीं की? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने के लिए एक अच्छा नुक्ता है।